वर्ग 12 के छात्र छात्राओं के लिए आज के इस ऑनलाइन क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर में जहां तक पढ़ाई हुई है उससे आगे जो आपको जानने की जरूरत है वह है रेडियस रेशियो, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में प्राय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको जानना है आज के इस क्लास में त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो किसी भी आयनिक ठोस के लिए जितने सारे आयनिक ठोस होते हैं उसी में रेडियस रेशियो जाना जाता है। रेडियस रेशियो किस प्रकार के ठोस में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए आयनिक ठोस, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आयनिक ठोसों में ही केटायन और एनायन उपस्थित होते हैं। ये केटायन और एनायन ठोस गोले के रूप में एक गोलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं और उन आयनिक ठोसों के निर्माण में वे आयन मदद करते हैं। किसी भी प्रकार के आयनिक ठोस की दृढ़ता, रिजिडिटी और उसके इस्टेब्लिशमेंट, अस्थायित्व में त्रिज्या अनुपात का बहुत बड़ा योगदान होता है। आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन होते। आप सभी जानते हैं कि धनायन केटायन, इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ऋणायन एनायन, इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। आप 11th में ही जान चुके हैं कि यह छोटा है और ये बड़ा है। इसका कारण स्वाभाविक रूप से आप जान रहे हैं कि एनायन में डैंपिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यानी एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ही कोई परमाणु एनायन बनाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एडॉप्ट किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन डैंपिंग इलेक्ट्रॉन होगा। डैंपिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के बाहर से उसको डैंप करता है, जिसके आधार पर उसका आकार बड़ा हो जाता है। तो डैंपिंग इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणायन का आकार बड़ा है और धनायन का आकार छोटा है। धनायन में डैंपिंग इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। धनायन तो तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण उसका आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण एनायन का आकार बड़ा है।
सभी धनायन एक आकार के नहीं होते, सभी ऋणायन एक आकार के नहीं होते, लेकिन धनायन के तुलना में ऋणायन का आकार बड़ा होता है। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। इससे पहले, इस परिभाषा से पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि ये ऋणायन और धनायन, ये जो दोनों है, यह दोनों मिलकर ही किसी आयनिक ठोस का निर्माण करता है। अतः आयनिक ठोस के अस्थायित्व के उद्देश्य से ही त्रिज्या अनुपात की जानकारी प्राप्त की जाती है। त्रिज्या अनुपात जितना अधिक होगा, आयनिक ठोस का इस्टेब्लिशमेंट उतना ही अधिक होगा। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा जानने की जरूरत है कि त्रिज्या अनुपात है क्या। त्रिज्या अनुपात किसी आयनिक ठोस में धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। In any ionic solid, the ratio of cation to anion is called radius ratio. मान लेते हैं रेशियो केटायन का R प्लस ये है धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, और इसको मान लिया जाता है ऋणायन की त्रिज्या। तो रेडियस रेशियो का जो वैल्यू होगा वह R प्लस R माइनस होता है। धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा गया। अब आप जान रहे हैं कि ऑलवेज धन आयन ऋण आयन की अपेक्षा छोटा होगा। R प्लस का जो आकार होगा वो R माइनस के आकार से हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होने के कारण इसका मान यानी रेडियस ऑफ रेशियो का जो वैल्यू है यह कभी भी पूर्णांक नहीं होगा। जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तब इसका मान 1 होगा।
तो किसी भी आयनिक ठोस में दोनों का मान बराबर होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में रेडियस रेशियो का जो वैल्यू है वह 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से छोटा होने की स्थिति में हमेशा इसका मान अपूर्णांक में प्राप्त होंगे और 1 से छोटा ही मान प्राप्त होगा। रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह कोऑर्डिनेशन नंबर को बताने में मदद करता है। तो त्रिज्या अनुपात से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? तो सबसे पहली बात है कि त्रिज्या अनुपात सिर्फ आयनिक ठोस के लिए है। आयनिक ठोस के लिए। दूसरी बात है कि इसका मान 1 से छोटा होगा। इसका मान यानी R प्लस R माइनस का मान 1 से छोटा होगा। तीसरी स्थिति है जो इसका इंपॉर्टेंस बताता है, आयनिक ठोसों के अस्थायित्व को, आयनिक ठोसों के अस्थायित्व को बताने में मदद करता है। अब इसको समझना, अस्थायित्व को बताने में मदद कैसे करता है। तो अस्थायित्व, इस्टेब्लिशमेंट किन बातों पर निर्भर करेगा? अस्थायित्व के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी का मान जितना लोअर होगा वह आयनिक ठोस उतना ही अधिक अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। दुनिया का हर वस्तु जिसके पास हायर एनर्जी है वह कम अस्थायी है, जिसके पास लोअर एनर्जी है वह ज्यादा अस्थायी है। ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल की स्थिति है। जो जितना ज्यादा है, नीचे है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही कम है, और स्थितिज ऊर्जा जितना कम होगा वह उतना ही अस्थायी संतुलन में होता है, उसके पास उतना ही अधिक अस्थायित्व होती है। तो आयनिक ठोस के अस्थायित्व होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान, पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होना चाहिए। कम, यूं तो हम कह सकते हैं कि अस्थायित्व के लिए एनर्जी का मान कम होना चाहिए। तो जिस ठोस में, जिस पदार्थ में पोटेंशियल एनर्जी ही रहती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो हम वहां पोटेंशियल एनर्जी की ही चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार हम यहां कह सकते हैं कि एनर्जी का मान कम होना चाहिए। हम उसी को कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होना चाहिए। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कम कब होगा? तो जो केटायन बड़ा होगा, किसी आयनिक ठोस में केटायन का मान छोटा हो सकता है, किसी दूसरे आयनिक ठोस में केटायन का मान बड़ा हो सकता है। NaCl में जो Na का मान है वो छोटा है, लेकिन MgCl में Mg का मान बड़ा है, MgCl2 में Mg का मान बड़ा है। वो आप जानते हैं कि जिसके नाभिक में
नाभिक का आकार बड़ा होने लगेगा, बड़ा है, उसके पास केटायन का वैल्यू बड़ा होगा। तो जितना बड़ा केटायन होगा, केटायन का मान जितना बड़ा होगा, उसके पास उतने ही अधिक संख्या में एनायन उसको घेरे रहेगा। आप लेटिस के बारे में पढ़े हैं, प्लस माइनस ऐसे अरेंज होता है। सोडियम क्लोराइड के बारे में बताए थे, NaCl ऐसे था, Cl Na, तो एक Na के चारों तरफ Cl जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो Cl है वो माइनस है, तो किसी केटायन के चारों तरफ एनायन है। अब केटायन का आकार यदि छोटा होता है तो इसके बगल में कम एनायन इसको घेरे रह पाएगा। इस गोला का आकार छोटा है और इस गोला का आकार बड़ा है, तो छोटे गोले के चारों तरफ अरेंज होना है एनायन को और बड़े गोले के तरफ अरेंज होना है एनायन को। तो ऐसी स्थिति में बड़े के चारों तरफ अधिक एनायन इसको घेर पाएगा और इसके चारों ओर कम एनायन इसको घेर पाएगा। किसी वस्तु के चारों ओर लोगों को खड़ा करना है तो वह वस्तु का आकार छोटा है तो कम लोग खड़ा हो पाएंगे, और यदि वह बड़ा आकार का वस्तु है तो उसके चारों ओर अधिक लोग खड़ा हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब धनायन का आकार बड़ा होगा तो उसके चारों तरफ अधिक से अधिक संख्या में एनायन होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान अधिक होने के लिए क्या चाहिए? तो ये अधिक तब होगा जब केटायन का आकार, केटायन मीन्स धनायन का आकार बड़ा हो। केटायन का आकार जब बड़ा होगा तो अभी बताएं कि बड़े केटायन के चारों ओर अधिक संख्या में एनायन होंगे। अधिक 5 नंबर हो जाएगा, अधिक संख्या में एनायन उपस्थित हों। तथा इसी में और है, अधिक संख्या में हो लेकिन एक एनायन से दूसरे एनायन की दूरी अधिक हो। एक एनायन से दूसरे एनायन की दूरी अधिक हो। दूरी अधिक होगी तो स्वाभाविक होगा कि विकर्षण बल का प्रभाव कम रहेगा, जिससे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होगी। अब यहां एक बात आती है कि अधिक संख्या में एनायन है, फिर एनायन जब अधिक रहेगा तो एक एनायन से दूसरे एनायन के बीच की दूरी कम हो जाएगी। नहीं, एनायन अधिक होना चाहिए और एक एनायन से दूसरे एनायन के बीच की दूरी भी अधिक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब केटायन का आकार बड़ा होता है। लेकिन जब केटायन छोटा हो जाएगा, धन आयन जब छोटा हो जाएगा तो उसके चारों तरफ बैठने वाले जो एनायन होंगे उसकी संख्या भी कम होगी और एनायन एक दूसरे से निकट भी होगा। इसलिए बड़े धनायन जो होते हैं उसमें अधिक संख्या में एनायन भी है और एक एनायन से दूसरे एनायन की दूरी भी अधिक है। इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्यादा होगा और आयनिक ठोसों का अस्थायित्व भी ज्यादा होगा। अब है कि अधिक संख्या में एनायन है। आप पहले से जान रहे हैं कि एक ठोस गोले से जितने ठोस गोले चारों ओर जुड़े होते हैं तो धन आयन को कितने ऋण आयन टच करता है।
इसमें एक स्थिति यह भी होगी कि धन आयन से ऋण आयन कांटेक्ट में होना चाहिए, कांटेक्ट संपर्क में होना चाहिए, छूना चाहिए, टच होना चाहिए, संपर्क में होना चाहिए। जबकि एनायन से दूसरा एनायन दूर होना चाहिए, लेकिन धनायन और ऋणायन यानी ये जो धनायन का गोला है इसके चारों तरफ ऋणायन का गोला इसको टच करना चाहिए। ऋणायन का गोला टच करेगा तभी हम रेडियस रेशियो की चर्चा कर पाएंगे और ऐसी ही स्थिति में एस्टेब्लिशमेंट कायम हो पाएगा। जितने अधिक संख्या में ऋणायन इस धनायन को टच कर रहा होता है वो संख्या ही समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। आप जानते हैं कि किसी ठोस गोले के संपर्क में जितने अन्य ठोस गोले होते हैं तो यहां ठोस गोले के रूप में ये धनायन है और दूसरे ठोस गोले के रूप में ऋणायन है। इस धनायन से कितनी संख्या में, हाउ मेनी इन नंबर ऑफ एनियन, इसमें कितनी संख्या में ये एनियन अर्थात एनायन जो है इसको टच कर रहा है, छू रहा है, इससे सटा हुआ है, वही संख्या समन्वय संख्या है। तो हम 7 नंबर में लिख सकते हैं कि त्रिज्या अनुपात से जो जानकारी मिलती है वो समन्वय संख्या की उपसहसंयोजन संख्या अर्थात समन्वय संख्या की जानकारी रेडियस रेशियो बताती है। उपसहसंयोजन संख्या का मान जितना ज्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या का मान जितना अधिक होता है वह आयनिक ठोस उतना ही अधिक अस्थायी होता है। उच्च समन्वय संख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, उच्च समन्वय संख्या निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अधिक अस्थायी होगा? तो समन्वय जिनकी समन्वय संख्याएं लिखी हुई है तो समन्वय संख्या 4 ऑप्शन में जिसका ज्यादा रहेगा उसी समन्वय संख्या वाला जो ठोस होगा वह सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। अब अस्थायी कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर जो हम अस्थायित्व की जानकारी यहां प्रदान किए, अब इसमें हमको समन्वय संख्या भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहां जानने की जरूरत है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाला जा रहा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर छोटे धनायन के लिए कम होंगे और बड़े धनायन के लिए कोऑर्डिनेशन का नंबर ज्यादा होगा, जो यहां आपको हमने अभी बताया है।
कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आर प्लस और आर माइनस का जो रेशियो है, आर प्लस आर माइनस, इसके अतिरिक्त और यह बताने में सक्षम है कि कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी जब हमें मिल जाती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर से हमको स्थायित्व मिल गया। जिसमें स्थायित्व अधिक है उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। स्थायित्व कम होने से उसकी रिएक्टिविटी कम, अस्थाई अधिक तो रिएक्टिविटी कम। कोऑर्डिनेशन नंबर से स्ट्रक्चर भी पता चल रहा है, शेप जो बनाता है लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक शेप का जो निर्माण ठोस के द्वारा होता है उसकी आकृति की जानकारी प्रदान आर प्लस अप ऑन आर माइनस के द्वारा किया जाता है। त्रिज्या अनुपात से आयनिक ठोस की आकृति की जानकारी मिलती है। अब ये आकृति की जानकारी कैसे मिलेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, इसके लिए मान याद रखने की भी जरूरत है, निकाला भी जा सकता है। आर माइनस से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। प्रत्येक कोने पर एक एक ठोस रहता है, धनायन के चारों तरफ ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो ये जो लेंथ है ये आर प्लस है, यह जो लेंथ है ये पूरा आर प्लस और आर माइनस को इंडिकेट कर रहा है। ये ए बी सी, इसमें AC को हम इंडिकेट कर रहे हैं आर प्लस आर माइनस से, BC को इंडिकेट कर रहे हैं आर माइनस से, और AB को इंडिकेट कर रहे हैं आर प्लस से। यहां एंगल C का जो वैल्यू है उसको हम यहां थीटा लेते हैं। इस थीटा का मान 30 डिग्री रख दिया जाए तो एक वैल्यू आएगा। इस थीटा का मान 45 डिग्री रख दिया जाए तो मान आएगा। तो इसके आधार पर एक वैल्यू निकालते हैं हम आर प्लस अपॉन आर माइनस का, जो आपको दिखाया जाएगा कि उसका मान हमेशा 1 से कम आता है। और इसके आधार पर एक टेबल भी प्राप्त हो जाएगा जिसे याद रखने की जरूरत होगी और उससे ऑब्जेक्टिव्स आपके सॉल्व होंगे। हम इस थीटा को जब 45 डिग्री लेते हैं, इफ थीटा को हम पहले 30 डिग्री ले रहे हैं तो यहां थीटा के जगह पर यदि 30 डिग्री हो जाएगा तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आर माइनस अप ऑन आर प्लस आर माइनस। cos 30 डिग्री लिख सकते हैं b बाय एच, फिर लिख सकते हैं BC बाय AC,
अब अब इस cos 30 डिग्री को यहां लिख रहे हैं, BC का वैल्यू R माइनस है, AC का वैल्यू R प्लस R माइनस है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 R माइनस R प्लस फिर R माइनस। अब हम इसको उलटने पर लिखते हैं R प्लस R माइनस अप ऑन R माइनस, यानी ये जो डिनोमिनेटर था उसको हम ऊपर कर दिए तो नोमिनेटर नीचे हो गया, तो यहां 2 अप ऑन √3। R प्लस R माइनस फिर प्लस R माइनस R माइनस, ये R माइनस दोनों के लिए अलग अलग कर दिया गया। यहां 2/√3 कटता है, एक हो गया। R प्लस R माइनस का जो वैल्यू होगा, यहां वैल्यू जो आता है +1 2/√3, R प्लस R माइनस इज इक्वल टू 2/√3 - 1। R प्लस R माइनस इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3 का वैल्यू R प्लस R माइनस। (0.268 up on 1.732) 0.155 0.155 ये रेडियस रेशियो का वैल्यू निकला 30 डिग्री पर। यहां से शुरुआत होती है, इसको याद रखने की जरूरत है, यानी R प्लस R माइनस ही होगा। अब 45 डिग्री से जब इसका मान थीटा के जगह पर 45 रखेंगे और इसी प्रकार सेम सॉल्व किया जाएगा।